मैं रागनी, आज मैं अपने दिल का दर्द आप लोगों के सामने बयां करना चाहती हूँ। लोग हमेशा बहू को गलत बोलते हैं। लोगों का कहना होता है कि बहुएं सास ससुर ननंद सबसे चिढ़ती हैं और सिर्फ अपने पति को लेकर रहना चाहती हैं। मैं यह नहीं कहती कि ऐसा नहीं होता, होता है। बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं। हर किसी की फितरत एक जैसी नहीं हो सकती। खैर, मैं आज जो आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, शायद कुछ लोगों को लगे कि यह सब बनावटी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ननंद इतनी बुरी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने उसे झेला है। मुझे पता है कि कोई किस हद तक नीच हो सकता है। मैं यह नहीं कह रही कि सारी ननंद बुरी होती हैं। बहुत सी ननंद इस दुनिया में हैं जो अपने भाई भाभी की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं ताकि उनके भाई भाभी हमेशा खुश रहें। लेकिन बहुत सी ननंद ऐसी हैं जिन्हें भाई भाभी की खुशी देखी नहीं जाती, और मैं उन्हीं दुर्भाग्यशाली भाभीयों में से एक हूँ। मेरी शादीशुदा ननंद दिव्या ने मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद तो अपने ससुराल में अपनी ज़ुबान और अपने लड़ाकू स्वभाव के कारण तहलका मचा ही रखा था, और ससुराल वाले हर वक्त उससे दुखी रहते थे। अपने ससुराल का घर पूरी तरह से उसने बर्बाद कर रखा था। पति से भी उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए वह महीने के 20 दिन मायके में ही गुजारा करती थी। शादी के बाद से ही उसे मेरी और अपने भाई की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके जीवन में कोई खुशी नहीं थी। इसलिए अब वह मेरा घर फोड़ने पर उतारू थी। वह मायके में रहती नहीं थी। वह मायके में सिर्फ आग लगाती थी ताकि उसके भाई भाभी का घर कभी ना बसे। स्वाभाविक सी बात है, माँ को बेटी से ज़्यादा लगाव था, और वह मेरी सासू माँ के कान में मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें भरती रहती थी। और सासू माँ को अपनी बेटी सही लगती थी और बहू गलत। मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। भाई को भी अपनी बहन प्यारी थी। मेरी सास और मेरे पति के हिसाब से उसकी बहन तो बहुत बेचारी है, और ससुराल वालों ने कभी उसकी कद्र नहीं की। और मायके में भी अगर उसकी कद्र नहीं होगी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। ऐसे इमोशनल ड्रामा करके उसने भाई और माँ को अपने कब्जे में कर रखा था, जिसका परिणाम यह होता था कि मुझे एक लिपस्टिक तक लेने के लिए अपने पति और सास के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था। और उसके बाद भी अगर उसकी इच्छा होती थी तब मुझे एक लिपस्टिक मिलती थी, जो कि ज़्यादातर नहीं ही होती थी। उसने पूरे घर पर अपना कब्जा कर रखा था। मेरी कोई कद्र नहीं थी मेरे घर में। कहने को तो मैं उस घर की बहू थी, पर उस औरत की वजह से मेरी स्थिति नौकरों वाली थी। बहुत नफरत करती हूँ मैं अपनी ननंद से। अभी लोग बोलेंगे कि तुम खुद एक ननंद हो और दूसरे के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं खुद भी एक ननंद हूँ, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे भाई भाभी का घर संसार बसा रहे। लेकिन मेरी ननंद ऐसी नहीं थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि जिसका खुद का घर टूट जाता है वह दूसरों का घर बसा हुआ कभी नहीं बर्दाश्त कर पाता है। यह एक सच्चाई है, कोई माने या ना माने। मेरी ज़िंदगी के 5 साल उसने बर्बाद कर दिए। 5 साल तक मैंने खून के आंसू रोए हैं। ना मेरे पति को मेरा दुख दर्द दिखता था, और ना ही मेरी सास को मेरा दुख दर्द दिखता था। मुझे इस तकलीफ़ में देखकर दिव्या को बहुत सुकून मिलता था, या उसके चेहरे से ही पता चलता था। मेरे ससुर जी घर में होकर भी नहीं होते थे। उन्हें घर परिवार से कोई मतलब नहीं था कि उनकी बेटी मायके में क्यों रहती है। उनका बेटा अपनी पत्नी की इज्जत क्यों नहीं करता। उनकी पत्नी अपनी बहू के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करती हैं। उनकी बेटी भाई भाभी के निजी जीवन में दखलंदाजी क्यों करती है। उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस 2 वक्त का खाना और अपना न्यूज़पेपर, इसके अलावा दुनिया जहाँ की कोई फिक्र नहीं थी। जिंदगी के 5 साल खराब हो चुके थे। इस बीच मैं एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन अब बात मेरे बच्चे पर आ चुकी थी। उस दिव्या ने मेरे बच्चे के हक का प्यार भी उससे छीनना चाहा। ना उसे दादी के गोद में जाने देती थी, ना अपने पापा का लाड पाने देती थी। अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी थी, और मुझे समझ में आ चुका था
कि यह औरत जब तक मेरे जीवन में दखलंदाजी करती रहेगी, मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगी। और अब तो मेरे साथ मेरा बच्चा भी है, और इस नीच औरत की वजह से अपने बच्चे की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। अब मैंने साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया था। शाम को जब मेरा पति घर आया तो मेरा बच्चा रो रहा था और मैं किचन में थी। आते ही उसने मेरे पति के कान में पता नहीं क्या भरा कि मेरे पति ने ज़ोर से बोला, तुम क्या दिन भर किचन में घुसी रहती हो? और यह मनहूस की तरह रोता रहता है, इसे चुप भी नहीं करा सकती। मनहूस कहीं का, रोने के अलावा इसे कुछ आता भी नहीं। आज मेरे सब्र का बांध टूट चुका था और मैंने एक जोरदार थप्पड़ दिव्या को लगा दिया और बोला, मनहूस मेरा बेटा नहीं, तुम्हारी यह बहन है जो कि अपना घर तो तबाह कर आई है और अब मेरा घर उजाड़ने पर लगी हुई है। सासू माँ और मेरा पति मेरे सामने खड़े हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्या पर हाथ उठाने की? मैंने भी बहुत तेज़ आवाज़ में बोला। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मनहूस बोलने की? इंसान हो तुम लोग? मैंने अपने पति से बोला। अपनी बहन से तो इतना प्यार और अपने बेटे से इतनी नफरत, इस नीच औरत के भड़काने की वजह से? अरे बेवकूफ़ इंसान, अपनी माँ को देखो, अपनी बेटी से कितना प्यार करती हैं, यह जानते हुए कि उनकी बेटी बहुत ही नीच और घटिया औरत है। और कैसे इंसान हो तुम? अपने ही बेटे के लिए ऐसा गंदा शब्द निकालने से पहले तुम्हारी जुबान गल नहीं गई? एक छोटा बच्चा रोएगा नहीं तो क्या करेगा? इस घर में कोई इंसान रहता है क्या कि बच्चे को पकड़ ले? यहाँ तो सारे घर का काम भी मुझे ही करना है और बच्चा भी मुझे ही देखना है। इस नीच घटिया कमीनी औरत ने अपना घर तो जला ही रखा है और अब मेरा घर जलाने के पीछे पड़ी है। मेरी ज़िंदगी के 5 साल इसने बर्बाद कर दिए हैं और सोचती है कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर देगी। अब ऐसा नहीं होगा, इसे अभी और इसी वक्त इस घर से जाना होगा, नहीं तो मैं इसे धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। इस पर सासू माँ सामने आ गई और बोली, तू होती कौन है इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालने वाली? मैंने बोला, मैं इस घर की बहू होती हूँ। सासू माँ ने बोला, यह मेरा घर है और यह मेरी बेटी है, इसका जब तक दिल करेगा तब तक यह यहाँ रहेगी। मैंने बोला, नहीं रहेगी, और रखने का इतना ही शौक है तो मैं मेरे पति को लेकर इस घर से जा रही हूँ और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे पति ने बोला, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैंने बोला, अगर तुम अभी मेरे साथ इस घर से नहीं चले तो मैं वह करूँगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। लोग बोलते हैं ना कि बहू झूठे इल्ज़ाम लगाती है, उन्हें मजबूर कर दिया जाता है झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए। 5 साल से इंतज़ार कर रही हूँ, शायद अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, लेकिन मुझे पता है जब तक यह घटिया औरत मेरी ज़िंदगी में रहेगी, मेरी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। अगर तुम मेरे साथ आज इस घर से नहीं चले तो मैं सच में तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें तलाक देकर यहाँ से चली जाऊंगी? कभी नहीं। मैं अपना और अपने बेटे का हक कभी नहीं जाने दूंगी। मुझे मेरा और अपने बेटे का पूरा हक हर हाल में चाहिए। अब तुम दोनों माँ बेटा तय कर लो कि तुम्हें इस घर में रहना है या तुम्हारी बहन को। अपना ससुराल तो यह पहले ही फोड़ चुकी है और अब मायका फोड़ रही है, लेकिन अब तुम लोग तय कर लो कि क्या करना है, क्योंकि इसके रहते तो मैं और मेरा बेटा यहाँ नहीं रहने वाले। और अगर मुझे इस घर से जाना पड़ा तो तुम लोग केस मुकदमे के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम लोगों को चैन की ज़िंदगी तो मैं जीने नहीं दूंगी। जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद करूंगी। तुम लोग बैठकर आपस में निर्णय कर लो कि क्या करना है। कहकर मैं अपने बेटे को लेकर अपने रूम में चली गई। मेरा मन अंदर से घबरा रहा था, क्योंकि मैं जो नहीं करना चाहती थी आज माँ की ममता ने मुझसे वह करवा दिया था और मेरे 5 सालों के सब्र का बांध टूट चुका था। लेकिन मुझे पता था अब आवाज़ उठाना ज़रूरी हो चुका है, नहीं तो मेरी और मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद है। और मुझे खुशी थी कि मैंने सही वक्त पर अपने और अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए आवाज़ उठा ली थी। मैं अपने फैसले पर अडिग थी। थोड़ी देर के बाद ससुर जी मेरे रूम में आए और बोले, दिव्या अपने ससुराल जा रही है और अब वह यहाँ तभी आया करेगी
जब तुम मायके में रहोगी। बस अब शांत हो जाओ। हम लोगों ने सोच समझकर यह फैसला लिया है। आज मेरे उग्र स्वभाव ने उन लोगों को समझा दिया था कि अगर किसी को इस हद तक नहीं दबाना चाहिए कि वह अपनी सारी मर्यादाएं लांघ जाए। बहुएं ससुराल वालों के साथ गलत तभी करती हैं जब ससुराल में लगातार उनके साथ गलत हो रहा होता है और उनके बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो जाती है। खैर, उस दिन के बाद से दिव्या ने मेरी ज़िंदगी में दखल देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी जिस तरह से बर्बाद की थी और मेरी ज़िंदगी के 5 साल नर्क बनाए थे, आज भी मेरे रोम रोम से उस नीच औरत के लिए सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ ही निकलती है। और मैं ईश्वर से मनाती हूँ कि मेरी बद्दुआ उसे आज नहीं तो कल लगे ज़रूर।